अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ईरान वार अपने 28वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। यह युद्ध खत्म होने के बजाय ये बढ़ता जा रहा है, ये खतरनाक और जोखिम होता जा रहा है। एक रीजनल वार होते होते ये मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। दुनिया के समक्ष बड़ा ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है और सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक भारत है, क्योंकि हमारी ऊर्जा ज़रूरतों का अधिकांश हिस्सा पश्चिम एशिया के इस इलाके में, जिसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहाँ से आ रहा था। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने की वजह से हमारे पास भी सप्लाई लाइन प्रभावित ही नहीं बल्कि बुरी तरह से प्रभावित है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी बैठक सभी मुख्यमंत्रियों के साथ की है। हमारे सामने जोखिम क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और हमें इससे कैसे निपटना चाहिए, आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, अभी मैं जब डिबेट करने आ रहा था उसके थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक आपात बैठक की है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई और प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को वास्तविक स्थिति जो एनर्जी सप्लाई चेन है उसके बारे में ब्रीफिंग दी। बताया कि इस चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है, राज्य स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए, प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। बहनों भाइयों, आप इस मसले की गंभीरता का अंदाजा केवल इस बात से लगा लीजिए कि सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री कब बैठक करते हैं। बैठक तभी करते हैं जब हालात गंभीर होते हैं। इसका मतलब कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन जो एनर्जी की बाधित हुई है, इसने देश के सामने एक विषम चुनौतियां खड़ी की हैं। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर साफ साफ कह चुके हैं कि कोरोना महामारी जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। तो कुछ बातें बिना कहे समझ लिया करिए आप लोग कि हालात कितने विकट हैं। हर बात कही नहीं जाती और जिन पर देश चलाने की जिम्मेदारी होती है उनको बहुत सोच समझकर कुछ भी कहना होता है। तो इतना इशारा पर्याप्त है इस देश के लिए कि हालात क्या हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिनों से पेट्रोल और डीजल को लेकर देश भर में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में गजब की अफरा तफरी मची हुई है। हालात ऐसे हैं कि लोग रात रात भर पेट्रोल पंप घेरे हुए हैं। खबरें इस तरह की मिलती हैं कि लोग बेचैन परेशान हो जाते हैं। किल्लत और घबराहट और पैनिक बाइंग शुरू हो जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शॉर्टेज है। यस, हम अपनी ऊर्जा के जितने भी माध्यम हैं उनकी जरूरत का 85% बाहर से मंगवाते हैं। और जहां तक गैस की, कुकिंग गैस या ज्वलनशील गैस की बात है, इस पर हमारी निर्भरता तकरीबन 62 से 63% है बाहर पे। तो जब सप्लाई चेन ही टूटी हुई है, आ ही नहीं रहे जहाज। 28 फरवरी से शुरू हुई है जंग, आज 27 मार्च पे है, हम सिर्फ 4 जहाज किसी तरह ला पाए, जबकि भारत को आवश्यकता तकरीबन 1.5 से 2 जहाज पर डे की है जो हमारी जरूरतें हैं। लेकिन जब सप्लाई ही नहीं आ पा रही तो कैसे होगा। क्रूड ऑयल का संकट उतना बड़ा हमारे देश में नहीं है। क्रूड ऑयल ओपन मार्केट में भी मिल रहा है, हम उसे भी परचेज कर रहे हैं। हमारी सप्लाई पश्चिम एशिया के अलावा जो दूसरे मुल्कों पे थी वो भी ले रहे हैं। गैस खुले बाजार में नहीं बिकती, लेकिन क्रूड ऑयल खुले बाजार में भी बिकता है। उसका अरेंजमेंट करना कठिन तो है, लेकिन गैस जितना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इसलिए पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप एक बार टंकी फुल करा लोगे, चलो, क्या वो जिंदगी भर चलेगा? कब तक चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, बहुत राशनिंग करके 10 दिन चला लोगे। उसके बाद क्या करोगे? जब ये आपको पता है कि इस देश में परेशानी है, आप सरकार के नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, सरकार के रुख की आलोचना हो सकती है, सरकार ने जो नीति स्टैंड लिया उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन जो संकट हमारे समक्ष विद्यमान है, हमें उस संकट से कैसे निपटना है, पहली चुनौती ये है। हमें ईरान के साथ खड़े होना था, उनके साथ बैठना था, किनके साथ हाथ उठाना था, इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। इस पर अलग अलग विचार भी हैं और सभी विचारों का यहाँ स्वागत। लेकिन जो संकट है वो बड़ा है। हमें इस संकट में बहुत संयम की आवश्यकता है। सरकार की नीतियों की खूब आलोचना होनी चाहिए, वो बिल्कुल होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में सरकार के नीतियों की इस प्रकार से मीमांसा होना भी आवश्यक है, सही और गलत के निर्णयों पर भी।
लेकिन बहनों भाइयों, जहां 140 करोड़ का मुल्क है, हम एक उपभोक्ता देश है, हम एक कंज्यूमर स्टेट हैं। हमारी ऊर्जा की जरूरतें दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी और व्यापक हैं। तो ईरान में क्या हो रहा है, ये हमारे लिए सेकेंडरी है, बजाय इस बात के कि हमारी ऊर्जा जरूरतें समय से पूरी होती रहें। भारत सरकार इसके लिए क्या एफर्ट कर रही है? गैस लाने के लिए, क्रूड ऑयल्स के लिए सरकार के क्या एफर्ट है? बहनों भाइयों, 28 फरवरी से आज 27 मार्च तक सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि अगर पश्चिम एशिया की सप्लाई लाइन कटी है तो हम बाकी किस मुल्क से या किस इलाके से गैस और क्रूड ऑयल अतिरिक्त ला रहे हैं देश के लिए। देश एक ठोस आश्वासन चाहता है, देश एक एविडेंस बेस्ड सरकार से स्टेटमेंट चाहता है। देश चाहता है कि क्रूड ऑयल आ रहा है तो हमें बताया जाए। और बहनों भाइयों, तकनीक के इस दौर में सबको सब कुछ पता है, सूचनाओं का प्रवाह है। कौन सी शिप कहां से चल रही है लोगों को पता है, कौन से जहाज कहां से उड़ रहे हैं लोगों को पता है, किसका किसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है लोगों को हकीकत पता है। सरकार से लोग चाहते हैं एक स्पष्टीकरण आए, ताकि ये जो पैनिक बाइंग पीछे से हो रही है ना, ये कम हो। सरकार की बात पर लोगों में एतबार की कमी है। कारण क्या है कि लंबी लंबी लाइनें, तरह तरह के स्टेटमेंट्स। अब इस पर राजनीति है तो राजनीति तो कहां नहीं होती, हर जगह होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जवाबदेही सुनिश्चित हो। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि इतनी क्राइसिस के बावजूद इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल के कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, वो अभी स्थिर हैं। आज एक्साइज ड्यूटी बड़े पैमाने पर कटी है, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उनके घाटा जो हो रहा था उसको पूरा करें। लेकिन बहनों भाइयों, इस देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बड़ी ताकतवर, बड़ी लॉबिस्ट और बहुत अमीर हैं। उनके हिस्से से अगर कुछ मुनाफा कट भी जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं आपदा आने वाली। लेकिन हाँ, लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे, जब इतनी एक्साइज ड्यूटी कटी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अकाउंट फुल हैं डॉलरों से, तो कुछ इमदाद जनता को भी दे दो, इनको भी कुछ राहत दे दो। तो आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं कि सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं, जोखिम क्या इस वक्त दुनिया भर में है। ईरान के राष्ट्रपति का दिन भर आने वाले बयान और अमेरिका और ईरान का उस पर खंडन, स्थिति गंभीर है। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, किसी गैस एजेंसी पे चले जाएं, बड़े पैमाने पे लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग रात भर रुक रहे हैं या रात भर इंतजार कर रहे हैं कि कैसे गाड़ी में पेट्रोल मिल जाए, डीजल मिल जाए। और फिर जब देश के प्रधानमंत्री जी ने हाउस में ये कहा कि कोरोना जैसी परिस्थिति आ सकती है, और फिर उनके जितने नीचे नेता हैं सब झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी के न्यू इंडिया में हर चीज के लिए लाइन है। पेट्रोल और डीजल के लिए लाइन है, गैस सिलेंडर के लिए लाइन है, खाद के लिए लाइन है, आधार के लिए लाइन है, नोट बदलवाने के लिए लाइन है, अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए लाइन है, अंतिम संस्कार के लिए लाइन है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन है, कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन है, राशन के लिए लाइन है, पानी के लिए लाइन है, वोट जुड़वाने के लिए लाइन है। जहां देखो जिधर देखो लाइन ही लाइन है। हमारे आम भारतीय लोगों को अपने जिंदगी में तकलीफ ना हो, इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है। नहीं तो आप भी, आम आदमी भी समझ सकते हैं, हमारे देश में गैस और ऑयल कितने कम प्रोडक्शन होते हैं और हम बाहर से निर्भर रखते हैं। तो अनिला सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, जाने माने पत्रकार विनय राय जी भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज तकरीबन 1 महीने का वक्त हो गया है